अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पीडीएम का सरबराह इजलास आज तकरीबन दोपहर 3-4 बजे से जारी है और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी ये प्रोग्राम जारी है। अब कितनी देर हो चुकी है इस इजलास को, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला काफ़ी सीरियस है और सर जोड़कर तमाम सरबराह इस वक्त मौजूद हैं और फैसला कर रहे हैं कि अब पीडीएम की तहरीक आगे किस तरह चलेगी। जहाँ तक इस पीडीएम की तहरीक की बात हो रही है, वहीं पे आज वज़ीर आज़म सीनियर सहाफ़ियों से मिले हैं और जो चंद बातें उस मुलाकात से बाहर आई हैं उसमें उनका ये कहना है कि अगर अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट है तो मैं अपोजिशन से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि उन्होंने इस्तीफ़े देने हैं तो बेशक दे दें, हम इलेक्शन दोबारा करा लेंगे। तो दोनों साइड जो हैं वो लग रहा है कि पीछे हटने को किसी तौर पे भी तैयार नहीं है। 13 दिसंबर को लाहौर के अंदर पीडीएम का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। वो बड़ा होता है या छोटा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से और बड़ी हो रही हैं। आज लाहौर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक जलसा किया गया और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब भी शरीक थे। चूँकि वो लाहौर आए हुए थे तो हमने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया है। आज हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ख्वाजा साहब, कोरोना फैला हुआ है और आप जलसे कर रहे हैं सर, जलसे ख़तरनाक नहीं होते? ख़तरनाक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। ख़तरनाक होते हैं बट कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। अच्छा चले ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ज़रा पीडीएम मैं आपके स्टूडियो में भी आया हूँ, दिस ये भी आपने लिस्ट किया और मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए। आई हैव टू से दिस ऑन एयर। ख्वाजा साहब, पीडीएम का ये इस वक्त इजलास जारी है। जो फिलहाल जो खबरें कुछ बाहर आ रही हैं उसके अंदर कुछ जो चीज़ें पता लग रही हैं वो ये हैं, इस्तीफ़े दिए जाएंगे, सिंध असम्बली फ़िलहाल इस्तीफ़ा नहीं देगी और लास्ट ऑप्शन के तौर पे इसको रखा जाएगा। अब इस्तीफ़ों के हवाले से ज़रा थोड़ी सी अगर बात की जाए, फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफ़े पकड़ा दिए जाएंगे और मौलाना फजलुर रहमान ये इस्तीफ़े आगे जाके जमा कराएंगे। एक नॉन इलेक्टेड पर्सन इलेक्टेड लोगों के इस्तीफ़े जाके स्पीकर नेशनल असम्बली को पकड़ाएगा। देखिए, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मैं अपना इस्तीफ़ा जो है वो मैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब तो इधर नहीं है, लेकिन मैं अपना इस्तीफ़ा मरियम को दे दूंगा। मरियम नवाज आप उसको भी कहेंगे कि वो नॉन इलेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन नॉन इलेक्टेड है, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी का देखना ना, मेरी पार्टी को कौन लीड कर रहा है इस वक्त। अच्छा, आपको पता, आपने बातों बातों में मुझे बता दिया कि मरियम नवाज पार्टी को लीड कर रही है। देखें, इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट जो है वो कैद है, मियां शहबाज शरीफ साहब। कायद जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो मरियम नवाज लीड करे, दैट्स द फैक्चुअल पोजीशन। अच्छा चलो ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आई डोंट हैव यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। चलें, अच्छा, इस्तीफ़ों के हवाले से मैं थोड़ी सी ज़रा बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने के दौरान इस्तीफ़े दिए थे। मैं उसकी चंद डेट्स निकाल रहा था। 14 अगस्त को इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया और गालबन 22 अगस्त तक उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करा दिए थे। तकरीबन 7 महीने तक वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मेरी आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार ये जो इस्तीफ़े भी देने वाली बात है ना, ये हमने भी दिए थे, एक्सेप्ट ही नहीं हुए थे, ये लोग भी दे देंगे, एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। असल बात यह है कि ये लोग सेनेट के इलेक्शंस को सबटाच करना चाहते हैं, तो अगर इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ही ना हो तो क्या फ़ायदा उन इस्तीफ़ों का? देखें, ये मेरा ख्याल है कि वो जिसने भी आपसे बात की है वो बड़ा लिमिटेड सा व्यू ले रहे हैं उसको। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि एक शख्स का मुझे पता ही नहीं है और मैं कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता। हम सेनेट के इलेक्शन को नहीं सैबोटाज करना चाहते। अच्छा, हम सैबोटाज जो है ना वो इस जाली सिस्टम को करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज अगर आप देखें कि अगर मैंने प्रोग्राम से पहले आपको बता रहा था कि 130-40 बंदे अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, अगर आप मेंगल साहब की पार्टी भी डालें नेशनल असम्बली में, पीटीएम भी डालें, दूसरे लोग भी डालें, तो ये तकरीबन इतने बन जाते हैं, 140-45 के करीब लोग बन जाते हैं। मैं नंबर ऐसे अपने ज़हन से बता रहा हूँ, तकरीबन इतने बन जाते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये सारे इस्तीफ़े नहीं देते, ठीक, ये भी कहा जा रहा है कि सब लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ये 50-60% भी अगर इस्तीफ़े दे दें तो हमारा हथियार जो है ना वो कारगर होगा। मैं तारीख़ में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि 1970 में सीटें खाली हुई, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान की तारीख का एक ही क्रेडिबल इलेक्शन जो हुआ 1970 का, ठीक है, उसके रिज़ल्ट ना मानेंगे और ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए गए और उस इलेक्शन वो जाली इलेक्शन थे।
खाली सीटों के ऊपर। ठीक है। उसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद 1977 में जो है इस्तीफे दिए PNA के जो भी लोग इलेक्ट हुए थे, उनकी खाली सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाए गए, पोलिंग स्टेशनों पे कोई नहीं आया। ठीक है। वो जो नए इलेक्शन थे उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जो भी PNA की तहरीक चल रही थी उस तहरीक को एक किस्म की ज़्यादा इम्पेटस मिला। ठीक है। तो अगर आज ये इस्तीफे मंजूर होते हैं हमारे, इंशाल्लाह ताला हम वील गो टू द कोर्ट, अगर इन्होंने नामंजूर किया कि हमने इस्तीफा दिया हुआ है, मंजूर करें इस्तीफे हमारे। अच्छा, हमने ये नहीं करना कि शाह महमूद कुरैशी साहब अय्याज को आगे कहें साढ़े इस्तीफे ना मंजूर करें। ये मेरी ना ये जो मेरी टीम है, मेरी रिसर्च टीम, वो जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे और उसके बाद जब वापस आई थी, 7 महीने के बाद जब वो वापस आई थी, मेरी तकरीर याद है आपको? मैं ज़रा नाज़रीन आपको एक दफ़ा सुनाना चाहूँगा ख्वाहिश साहब की वो तकरीर, ज़रा सुनिएगा ताकि मैं ख्वाहिश साहब से फिर दोबारा सवाल कर सकूँ। सुनिएगा क्या कहा था ख्वाहिश साहब ने उस वक्त। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप वापस आए ना, तो ये तकरीर मैंने बार बार चलानी है अपने हर प्रोग्राम के अंदर, इस्तीफे देने के बाद अगर आप वापस आए, एक बात। दूसरी बात ये आपने इसके अंदर कहा कि एक जगह इसको धांधली की असेंबली कहते हो और फिर आके इस पे बैठते भी हो। आप लोग भी इसको धांधली की असेंबली करते हैं? नहीं, मैं तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपका दुरुस्त कर दूं। ओके। ये उस दिन सुबह 10 बजे वापस आए थे। अच्छा, वापस आके ये असेंबली में बैठ गए। ठीक है। अब बाहर जाके या तो ये है कि वो बैठ गए हैं तो एक चीज एक्सेप्ट हो गई ना कि ये वापस आ गए हैं, असेंबली में आके बैठ गए। बाहर जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यायी साहब ने, और बाहर जाके वही बातें रिपीट की जो ये कंटेनर पे कहते थे कि धांधली ज़्यादा असेंबली, कि धांधली ज्यादा असेंबली है। अच्छा। तो विद इन ए स्पैन ऑफ 2 आवर्स सुबह हमने तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की कि भाई ये वापस आ गए हैं, चाहे रेंगते आए हैं, घुटनों के बाल आए हैं, लेकिन आ गए हैं। तो फॉर द सेक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कोई आवाज़ें शवाज़ें ना कसें। ओके। इन्होंने जाकर जब बाहर बात की तो देन आई वॉज फोर्स्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्पीकर वॉज ट्राइंग टू गैग मी कि मैं ना बोलूं, लेकिन मैंने फाइनली आई गॉट द माइक और मैं उस पर बोला। ये 2 सिचुएशंस जो आप कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम वापस आए, देखें अगर जो इन्होंने कंटेनर पे मुतालबात किए थे, जिन मुतालबात को मंजूर कराने के लिए इन्होंने इस्तीफे दिए, ठीक है, 4 इन्होंने हल्के पॉइंट आउट किए कि जी 4 हल्कों में धांधली हुई इनमें कराएं, जी, जिनमें मेरा हल्का भी शामिल था। जी। उस पर कोई मुतालबा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, मुतालबा जो है कोई भी मंजूर नहीं हुआ, ये गैर मशरूत तौर पर वापस आए। अच्छा, बिकॉज दे वॉन्टेड टू वाइंड अप दैट धरना ऑफ 126 दिन, बिकॉज वो अब मीनिंगलेस हो गया हुआ था। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हम इस्तीफे देते हैं किसी मौके पे, अगले महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इस्तीफे देते हैं, उन इस्तीफों को डेफिनेटली उसी तरह मशरूत किया जाएगा जिस तरह पहले मशरूत किया जाता है कि भाई ये इस्तीफे इसलिए दिए जा रहे हैं। फर्ज करें वो उस तरफ बात चल निकलती है, ओके, मुतालबा जो है मंजूर होने शुरू कर देते हैं। कोई नेशनल डायलॉग होता है, आइन में, कानून में कोई ऐसी तरामीम आती हैं जिससे कुछ 70 साल पुराना जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो रिमूव होते हैं, तजावजात जो है रिमूव होते हैं। अच्छा, हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उसके ऊपर एग्री कर जाती हैं कि भाई ये तजावजात जो हैं 70-72 साल के जो है इंक्रोचमेंट्स मंजूर कर रिमूव हो गई हैं और वी आर मेकिंग ए न्यू स्टार्ट। अच्छा, और वो नया स्टार्ट ये है कि हमारे पास जो कानूनी जो हमारे और आइनी जो हमारी हदूद हैं तमाम अदारे उसमें रहेंगे। ठीक है, और अगर मेरी कोई टेरिटरी लॉस हुआ है, मंसूर ने उस टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, मंसूर ने वो वागुजार कर दिया है और टेरिटरी मेरे पास वापस आ गई है, या मैंने किसी और का कब्जा किया हुआ है वो वागुजार हो गई है, तो सिचुएशन एक ऐसी नहज पे आ गई है, एक ऐसी पिच पे आ गई है जहाँ पे हम एक मिनहासुल कौम
ہم ایک نیا سٹارٹ کر سکتے ہیں. بٹ what I've been hearing, جو مجھے اب تک بتایا گیا ہے کہ بیسکلی آپ لوگوں کی تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت گھر جائے. نہیں عمران خان صاحب گھر جائیں, وہ استعفیٰ دیں. نہیں میری بات سنیں. میں پنجابی بولنے کی آتا ہے, میں بول بھی لینا, میں بول بھی لوں گا. میری اگر آپ بات سنیں تو یہ this is just one demand and this will not solve the problem. Let me explain it. 2 منٹ لوں گا. But what I've heard, میں نے آپ دیکھیں نا, استعفے جو ہے بغیر کسی پروگرام کے ساتھ مشروط کیے ہوئے یا نتھی کیے ہوئے استعفوں کا are meaningless. اچھا, ہمارا کیا کہنا ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ جو بیساکھیاں ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے. تمام تر ادارے جو اس وقت حرکت میں آئے ہوئے ہیں اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ ان کے کہنے پہ نہیں آپریٹ ہوتے جب تک وہاں سے بلیسنگز نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ منسٹریوں میں ادروائز جو پریزنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ اوور ویلمنگ ہے. یہ پچھلے 70-72 سال میں اتنی زیادہ نہیں پریزنس ہوئی, تو obviously وہ پریزنس جو ہے وہ پیچھے جائے گی. وہ بھی ایک محترم ادارہ ہے اور اس ادارے نے بھی جو ہے اپنے ہینڈز جو ہیں سوائل نہیں کرنے اس کام میں جو اس وقت ہو رہا ہے. سیاست ویسے بھی کوئی اتنا ساری دنیا میں اس کو داغدار کا کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے, نیشنل ڈائیلاگ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, ہمیں ایسی جو شکایات ہیں, آج کی شکایت نہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے شکایات ہیں, وہ ساری کی ساری شکایات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہماری جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وی ہیو ٹو میک اے نیو اسٹارٹ. اچھا. اور وہ سٹارٹ جو ہے اس کے اوپر تمام لوگ جو سر جوڑ کے بیٹھیں گے وہ جو ہے, میں ایک آئیڈل سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سٹارٹ جو ہے یہ ہم لیٹ دا بائی گونز بی بائی گونز. اچھا. اور ہم جو ہے ہم ایک نئے اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی میں آپ کی اس کے لیے کہ یہ پھر الیکشن جو ہے نا ان کا شیڈیول آئے گا. اگر کوئی ایسی ارینجمنٹ آئی تو اس میں الیکشن ہوں گے, اس میں جو ہے 2.5 سال کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے, اس سے پہلے ہوں گے مڈ ٹرم الیکشنز بیسیکلی. مڈ ٹرم الیکشن کہہ لیں یا کوارٹر ٹرم کے اوپر جو ہے الیکشن ہو جائیں. ابھی مڈ ٹرم تو گزر گئی ہے نا. جو آپ کی جو بات سمجھ آئی ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ ختم کرے اور الیکشنز جو ہیں اس کی ڈیٹ آئے, اس کے بعد کوئی معاملات نہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے کہ ہم کو غیر مشروط استعفے جو ہے واپس نہیں لیں گے. ہماری کوئی شرائط ہوں گی, ہم استعفے اگر لینے ہوں گے. تو اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے نا, وہ مجھے اسحاق ڈار صاحب کا جو ابھی ریسنٹ ایک انٹرویو ہوا تھا BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک کے اندر, اس کے اندر وہ جو اینکر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی یہ لگتا نہیں ہے کہ سب کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے ہو رہا ہے. بیسکلی لگتا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں سے چونکہ سوالات ایسے کیے جاتے ہیں, اور میں آپ لوگوں سے مراد آپ نہیں ہیں, آپ کی پوری پارٹی ہے, آپ کے مختلف لیڈرز ہیں, کہ ان سے جب ان کے پرسنل ایکسپلینیشنز مانگی جاتی ہیں وہ ایکسپلینیشنز نہیں ہیں ان کے پاس. اچھا, میں آپ کو پراپرٹی کے ٹریسز منی ٹریلز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ تحریکیں چل رہی ہیں. منصور صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں اگلے دن ایک پروگرام میں تھا, کاشف واج صاحب کے پروگرام میں. ٹھیک ہے. انہوں نے میاں صاحب کے فلیٹس کا مجھ سے سوال کیا. ٹھیک. میاں صاحب اس فلیٹ میں 30 سال سے رہ رہے ہیں. ٹھیک. کل یا پرسوں یا ترسوں جسٹس فائز عیسیٰ نے جو مختلف لوگوں کی پراپرٹیز کی جو ہے لسٹ سبمٹ کی ہے. خالد صاحب ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا, وہ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ PDM کے رہنما جو ہیں ناظرین اب وہ باہر آ چکے ہیں اور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے آپ کو ذرا وہ دکھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. PDM نے اعلان کیا ہے کہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر پہیا جام ہڑتال, شٹر ڈاؤن ہڑتال, اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہوں کو جمع کرا دیے جائیں گے. اس کے بعد آگے پارٹی کے سربراہ فیصلہ کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم استعفے واپس نہیں لیں گے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب میں اس کے اوپر آتا ہوں, پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے جو بات ہو رہی تھی BBC کے ہارٹ ٹاک کے پروگرام کی. دیکھیں میں مختصراً بات کروں گا کہ میاں صاحب کی پراپرٹی کے متعلق جو ہے جو 30 سال سے ان کے پاس ہے اور
उसमें वो रहायश पजीर भी हैं 30 साल 32 साल से, ठीक, कोई डिनाइल कोई नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है मियाँ साहब की तरफ से, क्योंकि मियाँ साहब को उनका भुगतना पड़ा है ना उसके लिए। ये बार बार सवाल आज भी जो है पूछा जाता है। अगले दिन काशिफ वासी साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा और 4-5 मिनट जो है हमारा आर्गूमेंट इसके ऊपर जारी रहा। अब जस्टिस फायद ईसा ने जो एप्लीकेशन जमा कराई हैं, जिसमें फैसल वावडा साहब हैं और बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, सबका उन्होंने नाम, वो लिस्ट जो है ना वो दे दी है जी। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मियाँ साहब की प्रॉपर्टी, जिसके को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो पोशीदा प्रॉपर्टीज़ हैं सो कॉल्ड, इनके मतलब कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, कभी किसी एंकर पर्सन ने नहीं पूछा, कभी किसी मीडिया के लोगों ने नहीं पूछा, कोई GIT नहीं बनी जिस तरह नवाज शरीफ पे GIT बन गई। और एक सवाल जिसके ऊपर उसको कोई डिनाइल नहीं है, एक एक्सेप्टेंस है ना। मैं एक प्रॉपर्टी में सियालकोट अपने घर में रहता हूँ। साहब मैं आपको एक बात बताऊं, 4 साल हो चुके हैं मुझे प्रोग्राम टू द पॉइंट करते हुए। 4 साल में फैसल वाडा साहब मेरे प्रोग्राम में आज तक नहीं आए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं, तो मैं उनसे भी पूछूंगा। मैं आपकी बात नहीं करता, मैं वैसी बात जनरली बात I will never hesitate from asking anything, even from you or the Prime Minister or anyone. बिल्कुल। मैं जरा इसके ऊपर ये PDM की इस तरीके ऊपर आ जाऊं, तो ये बेसिकली ऐलान किया गया कि सरबराहों को जो है वो इस्तीफे अब जमा करा दिए जाएंगे। तो सरबराह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, तो अब सिंध की हुकूमत जो है वो जाती है कि नहीं जाती, इस सिलसिले में कुछ पता नहीं लग सका कि कुछ क्लैरिटी है या नहीं। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो अभी टीवी पे जो कुछ आया है जी, कि तमाम असेंबलियों के लिए इस्तीफे जो है ना, चाहे वो प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबली हो, वो के इस्तीफे जमा कराने पड़ेंगे 31 दिसंबर तक। बट वन थिंग इज कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम उनमें से नहीं है कि इस्तीफे वापस ले लें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि I still stand by that. Absolutely, I still stand by that कि इस्तीफे जब दिए जाएंगे तो लाजमी तौर के ऊपर उसके, अगर फ़र्ज़ करें हम इस्तीफे देते हैं तो इस्तीफ़ा किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है ना, ठीक है। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन जो है रिमूव होता है इन एज ए रिजल्ट ऑफ सम पार्लेज और डायलॉग, तो वो कॉज ऑफ एक्शन होता है, उसमें पॉसिबिलिटी जो है ओपन है कि इस्तीफे जो है वो अच्छा, ये मैं इसी के हवाले से बात कर, मुझे लगता है कि अभी भी PDM की इस तहरीक में बहुत सी कंफ्यूजन है। आई होप कि आप मुझे जरा उसमें थोड़ी सी हेल्प कीजिए, उसको कंफ्यूजन को क्लियर करने के हवाले से। आपकी तकारीर के अंदर हम ये बार बार सुनते रहे हैं कि जनाब ये मसला जो है ये सिलेक्टेड का नहीं है, सिलेक्टर का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात एस्टैब्लिशमेंट की थोड़ी देर पहले कह के हटेंगे जी, दरअसल में एस्टैब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती है। सो बेसिकली आपका टारगेट जो है वो, अब मुझे आज भी समझ नहीं आ रही कि आपका इस सारे मामले में टारगेट है कौन। आप एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं जो आपने बात की है, बड़ी रेलेवेंट बात आपने पॉइंट आउट की है। मैं इसके ऊपर एक अपने जो मेरी सोच है उसके मुताबिक देता हूँ कि बार बार आपने मेरे प्रोग्राम्स में देखा होगा, दूसरे मेरे कोलीग्स जो हैं उनके प्रोग्राम्स में देखा होगा कि जो आईनी हदूद है ना उनमें सब वापस चले जाएं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, ठीक है। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा है कि 70 साल में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है ना वो टेरिटरीज के ऊपर दूसरे की। व्हाट इज प्रैक्टिकली आईनी हदूद में वापस चले जाएं? वापस यह है कि जो उनका फंक्शन है, जो आइन ने डिफाइन किया हुआ है, वो उसमें वापस चले। सर, कल ISPR अगर एक प्रेस रिलीज निकाल देती है कि जनाब हम अपनी आईनी हदूद के अंदर ही काम कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेबल हो जाएगा? बात नहीं, देखें, ये चीज़ जो है फैक्चुअल चीज़ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। मैं एक बात बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इसके ऊपर ISI के मेस में जो हमारा इज्तिमा हुआ था, जहाँ पे आर्मी चीफ ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसमें 35-40 लोग थे पार्लियामेंट के मेंबर्स, ठीक, वहाँ पे ये बात हुई थी। क्या बात हुई थी? ये जो आप कर रहे हैं ये आईनी हदूद में, और ये जो बात है ये बात हुई थी वहाँ पे। आपने आर्मी चीफ से बात की थी? सब ने, आर्मी चीफ ने खुद ये टॉपिक स्टार्ट किया था। फिर अब देखें, वो अगर जो वो उन्होंने कहा था, अगर वो वही बेसिस बन जाए किसी डायलॉग के, वही एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए और उसके ऊपर ही बिल्टअप किया जाए सारा कुछ। एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने? मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं जो मैं कह रहा हूँ उससे कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं उन्होंने की कि आईनी हदूद के अंदर तमाम अदारों को जाना चाहिए। मसलन एस्टैब्लिशमेंट एट टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो, 90 की दहाई में भी, पिछली दहाई में भी, उससे पहले भी कहते हैं सियासतदान हमें इन्वाइट करते हैं तो हम इसलिए आते हैं। दावत गुनाह जो है वो सियासतदान देते हैं।
ٹھیک ہے تو اس لیے آتے ہیں. یہ آپس کی لڑائیوں میں ہمارے ساتھ ہاپ نابنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس لیے ہم آتے ہیں. اچھا چلے مان لیا, اوکے, جب مان لیا یہ ہوتا بھی رہا ہے, آئی کی ناٹ ڈینائی دیٹ اٹ ہیز ہیپنڈ ان پاسٹ. لیکن اوور دا ایئرز اگر اف یو گو بیک 54 سے یہ انٹرفیئرنس سٹارٹ ہوئی جب جنرل ایوب جو ہے وہ بنے ڈیفینس منسٹر بنے. بڑی لمبی بات ہے, میں زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے بعد جو ہے آپ ساری ہسٹری جو ہے دیکھ لیں, یا خان آئے اس کے بعد. اگر آپ اس سب کو جو ہے رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئینی طریقے سے رول بیک ہوگا, ادروائز نہیں رول بیک ہوگا. اچھا, آپ یہ بھی آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جی پھر تو آئین بھی توڑا جا سکتا ہے, اس کے اوپر عدلیہ آ کے مور لگاتی ہے. آئین کا ایک آرٹیکل 6 ہے جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا, میرے اوپر لگ گیا ہوا ہے. اس کابینہ نے میرے اوپر لگایا ہے اس کو, ایف آئی اے کو ہدایت بھی کی ہے کہ اس کی لگا نہیں لگنا آپ لگا, ان کو انکوائری کرو. چاہتے تھے, خبر یہ ہے کہ چاہتے تھے. اچھا, نہیں, کابینہ نے باقاعدہ ریزالو کیا, اس کے منٹس کا حق ہے مجھے. میں گیا ہوں, میں پیش ہوا ہوں ایف آئی اے کے, 3-4 میری پیشیاں ہوئی ہیں. اچھا, وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے مجھے پروٹیکٹ کر لیا, بچ گئے آپ, نہیں لگا. تو قانون نے میری مدد کی, آئین نے میری مدد کی. تو یہ سارا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, یہ دیر ان مائی ہمبل ویو there is a willingness جو ساری پارٹیز کنسرنڈ ہیں ٹو دس ڈسپیوٹ, جس میں پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا ہے, جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں, ہماری اشرافیہ جو ہے, حکمران اشرافیہ کا جو حصہ بنتے ہیں, وہ کچھ سارے کے سارے میں ویرنگ ڈگری کے اوپر ایک ولنگنیس ضرور ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے ونس فار آل جو ہے اس کو نپٹایا جائے جو ہے. اچھا, میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں, اگر میرے الفاظ غلط ہیں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا. آپ کی گفتگو سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی ہے, مجھے یہ امپریشن آیا ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میس کے اندر, اس میں آرمی چیف نے اس بات کا اظہار کیا یا ولنگنس شو کی کہ ہاں آئینی حدود کے حوالے سے اداروں کو واپس اپنی حدود میں جانا چاہیے, واپس اپنی حدود میں جانا چاہیے. اسی بات کا اظہار کیا انہوں نے؟ جی بالکل بالکل. تو یہ تو ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں وہ اپنی حدود سے باہر ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ حدود جو ہے اگر پار ہوئی ہیں تو یہ ان کے سیاستدانوں کے جو مختلف اپنے جھگڑے ہیں آپس میں, ان کے اوپر جو ہاؤبنابنگ کی ہے اوور دا ڈیکیڈز, اس کی وجہ سے یہ جو ایک بری رسم پڑی ہے. یہ ایک تاریخی پس منظر انہوں نے اس چیز کا بیان کیا. ناظرین, ایک امپورٹنٹ مجھے بریک لینی ہے کیونکہ بہت بڑا انکشاف ہے میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے جو کیا ہے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی تحریک کی اور آگے آخر ہونے کیا جا رہا ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب استعفے دیے جائیں گے, فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ تحریک اور زور پکڑے گی, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی ہوں گی اور پہیہ جام ہڑتال بھی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ نے مستقبل کی بات کرنی ہے تو ماضی کی طرف ایک دفعہ جھانک کے ضرور دیکھنا چاہیے. اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت اس پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو غیر جمہوری حکومت سمجھتی ہے. لیکن 2014 کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو غیر جمہوری حکومت سمجھتی تھی اور استعفے کا مطالبہ کرتی تھی نواز شریف صاحب کا, تو اس وقت مسلم لیگ نون کیا بیانات دیا کرتی تھی, ذرا پہلے آئیے آپ کو سناتے ہیں. جتنے لوگوں نے ووٹ دیا اتنے بندے تو لے کے آؤ استعفا مانگنے کے لیے. پہلے کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. 40 سال کے کرپشن کو اکٹھا کیا جائے تب ملک کا اتنا اقتصادی نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس 40 دن کے دھرنوں سے ہوا ہے. کوئی نہ حیا ہے نہ شرم ہے, اور کھڑے ہیں کہ جی ہم تو استعفا لے کے جائیں گے. اگر یہ دھرنے ورنے نہ ہوتے, دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی, کوئی میچور سیاست ہوتی, چائنا کے صدر کی وزٹ جو ہے, تو یہ اپنا دورہ کینسل نہ کرتے. تو یہ ایک بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں, اور وہ بھی آپ کے کیپٹل میں. گو نواز گو کا نعرہ اور استعفے کا مطالبہ, یہ مطالبہ درست نہیں ہے. یہ آپ نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بات سنی. خواجہ صاحب 2014 میں اور آج میاں صاحب نے جو بیان دیا ہے, آپ ووٹوں کا کمپیریزن کر لیں. پی ڈی ایم کے جو ووٹ ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں ٹوٹل ان سے پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا دھرنا ناجائز اور آپ کا جائز کس طرح ہوگا؟ ہمیں اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میاں صاحب کا آپ نے بیان چلایا نا, تو میاں صاحب کا بیان جو ہے وہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, ساتھ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ الیکٹریٹ کا جو
बहुत बड़ा पार्ट है, मेजॉरिटी जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, वो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल असेंबली के अंदर, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये इस्तीफा दे। देखिए खालिद साहब, इस वक्त आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वोट्स की, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्टोरल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हैं, जिसने इमरान खान मियां साहब ने जो बात की है उसका मतलब नहीं, देखिए। आपकी बात सही है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आपकी नजर में ये हुकूमत गैर जमहूरी है, आपकी नजर में सब कुछ है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस हुकूमत को गैर जमहूरी करार दे, सिवाय आपकी सोच के। हकीकत तो ये है। सोच की बात मैं नहीं समझता, ये देयर इज ह्यूज एविडेंस अवेलेबल ओवर लास्ट 2.5 years। बहुत सी एविडेंस आपको मिलेगी कि ये गवर्नमेंट जो है किस तरह इलेक्ट हुई, किसने सपोर्ट किया इनको, और आज कौन चला रहा है इनको। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मंसूर साहब आपके वसातत से कि वो सहारे इनसे छीन लें और फिर हमें और इनको डायरेक्टली निपटने दें, ये एक दिन नहीं सर्वाइव कर सकते। आपके इस सवाल का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जिन सहारों की बात कर रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि सहारे इनसे छीन लें, एक्चुअली जुमला पूरा कंप्लीट है, सहारे इनसे छीन लें और वो सहारे हमें दे दें। हमें कौन से सहारे हैं? जिस एस्टैब्लिशमेंट की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट हमें दे दें, हमें सहारा देना शुरू करें, इनको सहारा देना बंद करें। नहीं, हमें तो कोई सहारा नहीं है। लीडर मेरा जो है वो अभी नहीं है, बाद में चाहते हैं कि बाद में आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले भी ये बात किया है कि अगर ये क्राइसिस जो है इसको आपने रैप अप करना है या इस क्राइसिस को डिफ्यूज करना है, तो जो भी एनॉमलीज हैं हमारी सियासत के अंदर या हमारी गवर्नेंस के अंदर या हमारी हुक्मरानी के अंदर जो है पिछले 70 साल की जो पैदावार हैं, उनको रिमूव करना पड़ेगा आपको, और एक नया बाब जो है उसका आगाज़ करना पड़ेगा। बाब क्या, बाब तो चैप्टर होता है, आपको एक नई किताब का आगाज़ करना पड़ेगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि हो सकता है हमें आइनी तरामीम भी करनी पड़े, कवानीन भी बनाने पड़े। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो मीटिंग हुई थी, जिसका मैंने अभी पहले रेफरेंस दिया है, उसमें इलेक्शन रूल्स की बाकायदा बात हुई है कि नए इलेक्शन रूल बनाए ताकि जो आपको इतराज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, वो कोई बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम क्रिएट हो जाए ताकि धांधली का कोई इल्ज़ाम न लगा सके। ख्वाहिश साहब, आपकी जब हुकूमत थी तो कई साल तक एक फॉरेन मिनिस्टर, आप बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने, लेकिन उससे पहले कई साल तक एक फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे नहीं चल सका। फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में यही बात एक तासुर दिया जाता है कि दरअसल में वहाँ पे भी एक बहुत असर और रसूख होता है। आर यू ट्राइंग टू से कि कल को जब आपकी अगर गवर्नमेंट आती है, कभी भी आती है, आपकी हो या पीपल्स पार्टी को या पीडीएम के किसी भी जमात की हो, तो आप लोग एक्चुअली कहेंगे कि नो सर, दिस इज नॉट हैपनिंग, हम आपको बताएंगे कि हाउ दिस कंट्री विल रन। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों का चलाने का, दोनों की रिश्तेदारी जो है वो पिंडी से बनती है, दोनों मिनिस्ट्रियों। ठीक है, मैंने किसी स्टेज पे ये फील नहीं किया कि मुझे डिक्टेट किया जा रहा है। ओके, एक बात ठीक है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेट कर रही है या मुझे जो है वो GHQ से आ रहा है कोई ख्यास साहब आपने ये नहीं कहना और आपने ये कहना है। ठीक है, मैं बिल्कुल हल्फन आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से भी और फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से भी। एक सिर्फ बात में वो मेरे कान में अलबत्ता एक आवाज़ आ रही है कि जी ब्रेक लें, और मैं कर सकता, आपको डिक्टेशन नहीं आती लेकिन मुझे आ जाती है। नाज़रीन, मुझे डिक्टेशन आ गई कि आप टू टेक अ ब्रेक के बाद मैं पढ़ाता हूँ, प्लीज टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वाजा आसिफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीएम की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ख्वाजा साहब फरमा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जब वो वजीर दिफा थे और वजीर खारजा थे तो उन्हें कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई डिक्टेशन नहीं आई। ख्वाजा साहब जी बिल्कुल, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैं 4 साल डिफेंस मिनिस्टर रहा और तकरीबन 1 साल जो है मैं वज़ीर ख़ारजा रहा। मुझे किसी स्टेज पे अपना माफ़ियूज़ ज़मीर बयान करते हुए कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। ठीक है, आपने देखा होगा मैं अमेरिका गया वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से, वहाँ पे मैं खुल के बोला। ठीक है, अगर मुझे कोई रुकावट होती तो हो सकता है वो मैं अल्फाज ना इस्तेमाल कर सकता जो मैंने वहाँ पे टॉक शोज़ में किए, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जाकर मैं बोला, एशिया सोसाइटी में बोला, USIP में मैं बोला। उसके अलावा मैं बसीयत डिफेंस मिनिस्टर, मैं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में भी जाता रहा, मैं म्यूनिख भी जाता रहा, मॉस्को भी जाता रहा, वहाँ भी अपना माफ़ी ज़मीर जो है मैं बयान करता रहा। और मैं उस वक़्त के जो बड़े करीबी इस्टेब्लिशमेंट के लोग समझे जाते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो नहीं करीब रहे, उनके ऊपर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई वगैरह हुई है, उनके मुतालिक भी मैं खुल के बयान करता रहा।
मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड जी, हाँ, कि मैंने कहा कि इन लोगों के मरासम जो है यूएस गवर्नमेंट से रहे हुए हैं, उन्होंने इनको स्पॉन्सर भी किया, ये भी किया, वो भी किया, सारा कुछ। तो वो सारी चीज़ें जो थी उनके ऊपर अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो मुझे एडवाइस कर सकती थी। इन एडवाइस एक डिसेंट लफ्ज़ है कि एडवाइस कर सकती थी कि भाई खाया साहब इंज ना करो, ठीक। मुझे वो भी उन्होंने नहीं कहा। दे लेट मी ऑपरेट with full independence. अच्छा। I'm demonstrating my gratitude. Okay. कि मेरे लोग कहते हैं कि वज़ीर ख़ारिजा जो है उसके पल्ले कुछ नहीं होता या डिफेंस मिनिस्टर के पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ जो है मैंने इन दोनों कैपेसिटीज़ में जो है ना मैंने भी जो है एहतियात की कि मैं थिन आइस के ऊपर वॉक नहीं किया, जैसे पंजाबी कहते हैं मैं भी गिले था पैर नहीं रखे। ओके। So I think I have absolutely no complaints. खाई साहब एक सवाल, इस सारे मामले के दौरान ये जो कुछ भी आप लोग शुरू करने लगे हैं, मतलब शटर डाउन हड़तालें एंड ऑल दैट, ये लॉन्ग मार्च, ये जो कुछ भी होता है, इस दौरान अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, आप उसे वेलकम करेंगे या उसे रेजिस्ट करेंगे? देखिए मैंने असेंबली में एक कसम खाई थी कि मेरे सर के ऊपर जो 99 नाम मेरे खालिक के लिखे हुए हैं, मुझे उसकी कसम है कि अगर मैं किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की या मिलिट्री गवर्नमेंट की हमायत करूं तो मुझे दूसरा सांस ना नसीब हो। अच्छा। और वो रिकॉर्ड पे है, मैंने अपनी तकरीर में कहा हुआ है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 4-5 मरतबा 90s में भी मैंने कहा, मुशर्रफ के वक्त भी मैंने कहा, और उसके बाद भी मैंने कहा। मेरी बिलीफ है कि हम लोगों ने, तमाम लोगों ने, जितने भी इस वक्त पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे लोग हैं या सीन पे लोग हैं, उन्होंने किसी ना किसी वक्त जो है अपनी मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ एसोसिएशन की है। ठीक है, हमने भी की है। आई एम द ओनली पॉलिटिशियन जिसने उसके लिए माजरत की हुई है, वो भी असेंबली के फ्लोर पे, आई एम ऑन रिकॉर्ड। ठीक। और मैं नहीं चाहता कि कल जो है व्हेन आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे लिए कोई एम्बैरेसमेंट हो। मैंने अल्लाह के नामों की कसम खाई हुई है, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा नाम जो है, आप नहीं सपोर्ट करेंगे? कतई तौर पे नहीं करूंगा, कतई तौर पे नहीं अगर करूंगा। ऐसी सूरत हाल होती है तो कम से कम फिर भी आप इमरान खान साहब को इस मामले में जरूर सपोर्ट देखें। मुझे वो क्या एक बयान दिया जाता है कि लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है वो फौजी हुक्मरानी से बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपका। नासिर लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेरे ख्याल में बहुत बड़े आज उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि PDM की ये तहरीक जो है वो पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकती है या नहीं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।